शीत युद्ध का विकास, शीत युद्ध का शुरू से लेकर अंत तक किस प्रकार शुरू हुआ और अंत किस प्रकार हुआ, उसको आज हम लोग देखेंगे। शीत युद्ध का विकास जो होता है, ये जो शीत युद्ध का शुरू वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में होता है, लेकिन इसका बीज बोया गया था सोवियत संघ में, रूस में बोल्शेविक क्रांति, सोवियत संघ या रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में जो हुआ था, उस क्रांति के कारण रूस में यानी कि सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। जबकि अमेरिका, इंग्लैंड में पूंजीवादी विचारधारा का था और सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक मतभेद होता है, जो बाद में शीत युद्ध का जड़ बन जाता है, शीत युद्ध का कारण बन जाता है, यही वैचारिक मतभेद। जबकि अमेरिका और सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में साथ मिलकर युद्ध किया था, जर्मनी, इटली, जापान के विरोध में, अमेरिका और रूस में, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में अविश्वास की भावना, अविश्वास, दोनों के विश्वास नहीं था। इस प्रकार का घटना जो याल्टा सम्मेलन हुआ था, जो 1945 को हुआ था याल्टा सम्मेलन, इसमें देखने को मिलता है। याल्टा सम्मेलन में अमेरिका के ना चाहते हुए भी सोवियत संघ ने पोलैंड पर कब्जा किया था, और पोलैंड सोवियत संघ द्वारा कब्जा किया जाता है और वहाँ पर साम्यवादी सरकार का गठन किया जाता है, जिसके कारण अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों के साथ सोवियत संघ का मतभेद होता है। फिर पोट्सडम सम्मेलन 1945 को होता है, पोलैंड के सीमा को लेकर होता है। सोवियत संघ चाहता है कि पोलैंड को बफर जोन यानी कि कोई न्यूट्रल जगह, जहाँ पर कोई सेना ना हो, युद्ध ना हो, ऐसा जगह बनाने के लिए मतलब सिफारिश करता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन इसको मना कर देता है, जिसके कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में मतभेद पैदा होता है पोट्सडम सम्मेलन में भी। तो याल्टा सम्मेलन, पोट्सडम सम्मेलन 1945 दोनों होता है। इसी सम्मेलन में भी अमेरिका और सोवियत संघ का जो वैचारिक मतभेद है, जो दुश्मनी की भावना है, जो एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं, वो वहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे तो अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था, लेकिन सोवियत संघ को बताया नहीं था। उसको लेकर भी सोवियत संघ में अमेरिका के प्रति विश्वास की भावना कम हुआ था। और अमेरिका तो हमेशा सोवियत संघ को विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सोवियत संघ में जो है साम्यवादी सरकार है, और साम्यवादी जो अमेरिका पूंजीवादी है, जो हमेशा साम्यवादी का विरोध करता है, और साम्यवादी भी अमेरिका जो पूंजीवादी उसका विरोध करता है, यानी कि एक दूसरे का विरोध करता है। तो ये देखने को मिलता है 12 मार्च 1947 को, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन यह घोषणा करता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रूमैन, यह घोषणा करता है कि जितने भी देश है जो अमेरिका का समर्थन करता है, सोवियत संघ का साम्यवादी के खिलाफ लड़ता है, सोवियत संघ के विरुद्ध, उन देशों को अमेरिका द्वारा आर्थिक मदद या आर्थिक सहायता दिया जाएगा, बोल के इस प्रकार घोषणा किया गया। इस घोषणा को कहा जाता है ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा, जो 12 मार्च 1947 को हुआ था। और इस घोषणा के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को, याद रखना है यहाँ पर, पूर्वी यूरोप में ज़्यादातर देश सोवियत संघ के समर्थक थे, और पश्चिमी यूरोप में सभी देश, ज़्यादा से ज़्यादा देश, मोटा मोटी सभी देश अमेरिका, ब्रिटेन के समर्थक थे, पूंजीवादी थे। तो इस तरह पश्चिमी जो यूरोप के जो देशों को अमेरिका द्वारा बहुत सारे आर्थिक सहायता दिया गया था, जो ट्रूमैन, जो अमेरिका का राष्ट्रपति ने जिस प्रकार घोषणा किया था 12 मार्च 1947 को। ये ट्रूमैन की सिद्धांत की घोषणा जो इस प्रकार, ये किस साल को हुआ था, इस प्रकार एग्जाम में आ सकता है, 12 मार्च 1947 को। तो ये जो ट्रूमैन जो सिद्धांत, ट्रूमैन जो घोषणा करता है, जो सोवियत संघ को अकेला करने के लिए, अपने देशों को, दूसरे देशों को अपने तरफ खींचने के लिए, और सोवियत संघ को अकेला करने के लिए, ये एक पॉलिसी है। एक्चुअली इस पूरा शीत युद्ध में ही यही पॉलिसी दोनों लेकर चलता है कि किस प्रकार अमेरिका चाहता है कि सोवियत संघ को किस प्रकार दुनिया से अलग थलग करे, अकेला करे, और सोवियत संघ भी यही चाहता है कि किस प्रकार अमेरिका को अलग थलग करे। इस प्रकार दोनों का नीति चलता है। तो उसी के बदले में, ट्रू सिद्धांत के विरोध में, फिर सोवियत संघ के द्वारा एक घोषणा होता है कि कोई भी देश जो सोवियत संघ का मतलब समर्थक है, वो देश अमेरिका के साथ
संबंध न रखें, यानी कि सोवियत संघ चाहते हैं कि अमेरिका जो देश भी अमेरिका के साथ संबंध नहीं रखे, और उन देश वो देश सोवियत संघ उसका मदद करेगा। और जो अमेरिका और उन देशों के बीच में मिलने के लिए, मतलब एक जिसको काल्पनिक जो पर्दा पर्दा का जैसे दिया गया कि कोई मिल नहीं पाएगा, एक पर्दा जैसे जिसको आयरन कर्टेन कहा जाता है। तो आयरन कर्टेन जो सोवियत संघ आयरन कर्टेन के द्वारा यह घोषणा करता है कि कोई भी देश अमेरिका का साथ मेल मिलाप न करे, अमेरिका के साथ संबंध न बनाए, जो ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा का ये इसके विरोध में था। इस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में खींचातानी चलता रहता है। अमेरिका चाहता है कि सभी देश मेरे पास आए, और सोवियत संघ चाहता है कि कोई भी देश अमेरिका के पास न जाए और मेरे पास आए। तो अमेरिका का ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा, और इधर सोवियत संघ का आयरन कर्टेन। तो उसी साल में, उसी बीच फिर 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो चर्चिल है, चर्चिल कौन था, इस प्रकार एग्जाम में आएगा, चर्चिल है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 5 मार्च 1946 को, याद रखना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक शहर पर एक भाषण दिया गया था सोवियत संघ के विरोध में। और बताया गया था कि सोवियत संघ जो है, यानी कि साम्यवादी जो देश है, साम्यवादी देश दुनिया के लिए खतरा है। ये साम्यवादी देश दुनिया में साम्राज्यवादी नीति अपनाता है, दुनिया में अशांत लाता है, युद्ध करता है। इस प्रकार का सोवियत संघ के विरोध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को अमेरिका के शहर में, फुलटन नामक शहर में भाषण दिया था, जो आज दुनिया में प्रसिद्ध है फुलटन भाषण के नाम से। फुलटन शहर में हुआ था। फुलटन भाषण कब हुआ था? 5 मार्च 1946 को। इस प्रकार का एग्जाम में आएगा। तो फुलटन भाषण किसने दिया था? फुलटन भाषण दिया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने। फिर एग्जाम में आ सकता है कि चर्चिल कौन था? तो चर्चिल कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 1948 में बर्लिन संकट होता है। जो बर्लिन जो जर्मनी का राजधानी है। तो किस प्रकार बर्लिन संकट है देखो। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है ना, जर्मनी हार जाता है। हारने के बाद सोवियत संघ, अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्र थे, वे जर्मनी को दो भाग करता है, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। पश्चिम भाग में तीन भाग रहता है, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का। लेकिन बाद में तीनों को मिला के एक भाग बना देता है, पश्चिमी भाग। और जर्मनी का जो पूर्वी भाग है उसमें रूस का कब्जा रहता है, और पश्चिम पश्चिम भाग में अमेरिका का कब्जा रहता है। तो पूर्वी भाग में रूस क्या करता है? सोवियत संघ वहाँ पर साम्यवादी सरकार का गठन करता है, अपना कब्जे में रखता है। और पश्चिम भाग में यूएसए वहाँ पर लोकतंत्र का वहाँ पर निर्माण करता है, और वहाँ पर डेमोक्रेसी लाता है। तो इस प्रकार पूरा जर्मनी को दो भाग में किया था। और जर्मनी का राजधानी जो बर्लिन है, बर्लिन को भी ठीक उसी प्रकार दो भाग किया गया। पूर्वी भाग, जिसमें पूर्वी भाग में रूस का कब्जा था, और जर्मनी भाग जो है डेमोक्रेटिक जो ये था, अमेरिका का समर्थन का, अमेरिका का नेतृत्व में वहाँ पर किया था। और पूर्वी भाग और पश्चिम भाग, जो बर्लिन का पूर्वी और पश्चिम भाग में एक बड़ा शहर है, वो जर्मनी का राजधानी है। तो उसका बड़ा बीच में एक दीवार बनाता है रूस, दीवार खड़ा कर देता है। और ये दीवार ये करता क्यों खड़ा किया? ताकि जो पश्चिमी बर्लिन के लोग हैं वो पूर्वी बर्लिन में ना आ पाए, और पूर्वी बर्लिन के लोग पश्चिम बर्लिन में ना आ पाए। तो यहाँ पर बर्लिन के लोगों के बीच में ही दीवार पैदा कर देता है, दीवार खड़ा कर देता है। बर्लिन के लोग ये नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मजबूर बस इसको अपनाना पड़ता है। जो शीत युद्ध के ख़त्म होने के समय 1989 में ये बर्लिन का दीवार जो तोड़ दिया जाता है, तो बर्लिन के लोग जो आपस में मिलते हैं, वो अपने एक जर्मनी एक हो जाता है, आपस में मिलता है। तो ये घटना जो है, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का जो है प्रतीक बन जाता है। शीत युद्ध का प्रतीक ये दीवार बन जाता है, जिसने बर्लिन के लोगों को अपने संबंधी लोगों को मिलने से दूर रखा। वो लोग बहुत साल कष्ट उठाए।
फिर कुछ योजनाएं भी अमेरिका सोवियत संघ लागू करता है जो एक दूसरे का विरोध में होता है, जैसे मार्शल योजना। मार्शल योजना एक्चुअली 1947 में जो ट्रूमैन ने मार्च में दिया था, वो जून जुलाई में मार्शल ने, जॉर्ज मार्शल जो अमेरिका का सेक्रेटरी था, सचिव था, उसने ये योजना बनाता है। यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम लागू करता है, जिसके तहत यूरोप के लोग देशों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा मार्शल प्लान के तहत। तो मार्शल प्लान के विरोध में फिर सोवियत संघ कॉमिनफॉर्म का गठन करता है, जिसका पूरा नाम है कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कॉमिनफॉर्म का गठन करता है कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो सोवियत संघ द्वारा, और अपने समर्थक देश जो है, जो साम्यवादी देश है, उन देशों को आर्थिक सहायता करता है। तो इस प्रकार एक दूसरे के विरोध में योजना भी लागू करता है, योजना बनाता रहता है ताकि दूसरे देशों को अपने साथ मिलाएं। तो और अमेरिका चाहे कि वो सोवियत संघ को दूसरे देशों से अलग करे। तो अमेरिका का मार्शल प्लान 1947 में जो लागू हुआ था, योजना हुआ था, तो सोवियत संघ ने उसके विरोध में ही कॉमिनफॉर्म का गठन किया था, जो आर्थिक सहायता देने के लिए। तो यहाँ पर मार्शल प्लान विशेषकर बहुत बार एग्जाम में आता है, मार्शल प्लान कब लागू हुआ था। तो उसके बाद फिर गठबंधन, कुछ गठबंधन होता है, जैसे अमेरिका नाटो का गठबंधन करता है। ये नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में जितने देश होते हैं, उन देशों को लेकर नाटो का गठन करते हैं। तो नाटो में जितने भी देश है, ये एक सैनिक गठबंधन है। याद करना, एक सैनिक गठबंधन है, सेना को लेकर। अमेरिका यह घोषणा करता है कि कोई भी देश अगर नाटो देशों को आक्रमण करता है तो वो समझा जाएगा कि अमेरिका पर आक्रमण है और अमेरिका युद्ध कर लेगा। इस प्रकार नाटो जो है एक साथ मिलकर अपने दुश्मन देशों से युद्ध करेगा। इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा। नाटो, सीटो, सेंटो, ये सब अमेरिका गठन करता है। जैसे सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले पाठ में मैंने बताया है। उसी के विरोध में फिर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया 1955 में। वार्सा पैक्ट के तहत जितने भी साम्यवादी सोवियत संघ के समर्थक है, साम्यवादी देश है, वो नाटो का जैसा ही एक सैनिक गठबंधन है। और ये भी सोवियत संघ घोषणा करता है कि जो भी देश जो भी वार्सा पैक्ट वाले देशों पर आक्रमण करेगा, समझा जाएगा सोवियत संघ पर आक्रमण है और सोवियत संघ उसका खिलाफ में युद्ध करेगा। इस प्रकार का ये सैनिक गठबंधन है। सैनिक गठबंधन, ये वार्सा पैक्ट हालांकि बाद में शीत युद्ध के बाद में ये टूट जाता है, लेकिन नाटो अभी तक है। तो फिर ये यूरोप की बात नहीं है। अब शीत युद्ध जो है पूरा एशिया में भी चला आता है। जैसे कोरियन संकट 1950 में हुआ था, याद रखना है, 1950 में कोरियन संकट हुआ था। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो दोनों को 36 डिग्री जो है अक्षांश रेखा मिलाता है, बीच से गुजरता है। तो साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है और नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है। तो अभी भी नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है। तो साउथ कोरिया को अमेरिका समर्थन करता है और नॉर्थ कोरिया को रसिया समर्थन करता है। तो ये दोनों के, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के देश में युद्ध होता रहता है। और ये युद्ध में साथ देता है साउथ कोरिया की तरफ से USA और नॉर्थ कोरिया की तरफ से सोवियत संघ। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। तो ये 1950 में हुआ था। जो USA और सोवियत संघ, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं भी युद्ध होता है ना, ये USA और सोवियत संघ एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाता है। जैसे कोरिया में साउथ कोरिया के साथ खड़ा हुआ USA, तो नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा हुआ सोवियत संघ। सिर्फ एक दूसरे का ही विरोध करना है, बस यही इसका नीति था। इसी सिर्फ कोरिया में ही नहीं, एशिया में जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध में भी वही हुआ। पाकिस्तान के साथ अमेरिका, तो भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा हुआ। और वियतनाम में भी यही हुआ। बहुत सारे ये हुआ। फिर क्यूबा नामक देश है जो
अमेरिका का दक्षिण अमेरिका में है, अमेरिका के नीचे जो साउथ भाग में है, दक्षिण भाग में अमेरिका के समीप है। क्यूबा संकट 1962 में होता है। क्यूबा संकट क्या है कि अमेरिका ने सोवियत संघ से सटा हुआ एक देश तुर्की है, तुर्की में वहाँ पर मिसाइल खड़ा किया था, और इसके विरोध में सोवियत संघ ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो को नेता बनाकर, प्रेसिडेंट बनाकर, फिदेल कास्त्रो जो एक छात्र नेता था, जिन्होंने वहाँ के सत्ता के खिलाफ में युद्ध करके, आंदोलन करके, राजा के वहाँ का जो हेड था उसका प्रशासक के विरोध में, तो फिदेल कास्त्रो वहाँ का अध्यक्ष बना था, प्रेसिडेंट बना था, और साम्यवादी सरकार का गठन किया था। तो सोवियत संघ क्यूबा में मिसाइल लगाता है अमेरिका के खिलाफ में। तो तुर्की तुर्की में अमेरिका रखता है, तो सोवियत संघ क्यूबा में रखता है। यानी कि अमेरिका अगर तुर्की से सोवियत संघ के तरफ मिसाइल दागेगा, तो सोवियत संघ भी क्यूबा से अमेरिका में मिसाइल दागेगा। और बहुत सारा हथियार भी जहाज में लाद कर ले गया था क्यूबा में, तो अमेरिका ने समुद्र में ही घेराव कर दिया था, और जैसे लगता था कि युद्ध होने वाला है। तो यहाँ पर देखना है ना, कहीं भी अमेरिका और सोवियत संघ जैसे लगता है कि युद्ध होने वाला है आमने सामने, लेकिन युद्ध होता नहीं है, किसी तरह टल जाता है। लेकिन इस घटना के बावजूद, जैसे बहुत सारा युद्ध हुआ अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जैसे अभी भी युद्ध हो रहा है, ईरान, अमेरिका, यूक्रेन, सोवियत संघ एक दूसरे का विरोध में हुए, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका कभी भी सामने आमने सामने युद्ध नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का देश के बीच में हमेशा युद्ध होता है। यह बीच में दितांते भी होता है। दितांते जो फ्रेंच वर्ड है, जिसका मीनिंग है तनाव शैथिल्य। यानी कि दितांते क्या है, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध खींचतानी नहीं रहता है, और दोनों के बीच में मित्रता की भावना, जो टेंशन है, जो तनाव है, शैथिल्य स्थिर पड़ जाता है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करता है, मित्रता की भावना रखता है, उसको कहते हैं दितांते। ये शीत युद्ध में बीच बीच में देखने को भी मिलता है दितांते। यानी कि जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध नहीं होता है, यानी कि सहयोग की भावना पनपता है, एक दूसरे मित्रता की भावना पनपता है, तो उस काल को दितांते कहता है। लेकिन ये दितांते होता है, फिर दोनों के बीच में टेंशन शुरू होता है, ये चलता रहता है। ये तो अभी भी हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में टेंशन अभी भी है। वो भले ही शीत युद्ध 1991 में समाप्त हुआ, लेकिन फिर से अभी दिखाई देने लगा है। जैसे सोवियत संघ ने यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है अभी भी, तो अमेरिका ने यूक्रेन को साथ दिया। तो अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया है, तो सोवियत संघ ने ईरान का साथ दिया है। इस प्रकार होता है। और दोनों के बीच में एक मतलब दोनों एक एनपीटी बोल के संधि भी लाता है, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसको ये जो है अमेरिका और सोवियत नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहा जाता है, या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहा जाता है, जिसके तहत कोई भी देश अगर इसमें साइन करता है, जो 1968 में हुआ था, तो वो देश परमाणु का आविष्कार नहीं कर पाएगा, परमाणु बम नहीं बना पाएगा, जो 1970 में लागू हुआ था, साइन हुआ था 1968 में। लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किया, क्योंकि भारत ने कहा कि सोवियत संघ और अमेरिका के पास ऑलरेडी परमाणु बम है, तो फिर इसमें साइन करने का कोई मतलब नहीं होता, दूसरा देश क्यों नहीं बनाए, ये तो अन्याय है बोल के भारत ने इस पर साइन नहीं किया था। लेकिन 2010 में मनमोहन सरकार जब था, तो उसमें एनपीटी पर साइन हुआ। और यूरेनियम पाने के लिए, ये जो परमाणु बम जो यूरेनियम से बनता है, उससे बिजली का भी उत्पादन होता है, उद्योग धंधों में काम आता है, इसीलिए। तो जो भी हो, एनपीटी नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये इसका फुल फॉर्म आएगा, इसका सिर्फ फुल फॉर्म आएगा। एनपीटी से क्या समझते हो बोलने से, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी लिख सकते हो, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी लिख सकते हैं। तो एनपीटी का पूरा नाम यही है। तो 1989 में जो बर्लिन का दीवार टूट जाता है, जो जर्मनी का राजधानी बर्लिन में पूर्वी बर्लिन के द्वारा जो दीवार बनाया था, वो टूट जाता है। ये शीत युद्ध का प्रतीक था, शीत युद्ध का प्रतीक ही टूट जाता है, और धीरे 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 शीत युद्ध खत्म होने की कागार पर आता है। बीच में सोवियत संघ फिर विखंडित हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है, और शीत युद्ध, सोवियत संघ का पावर कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि सोवियत संघ अब पहले का जैसा शक्तिशाली नहीं रहा, वो विखंडित हो गया।
इस प्रकार शीत युद्ध शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जो 1991 तक चलता है। एक्चुअली इसका जड़ बोया गया था 1917 का बोल्शेविक क्रांति में, जहां पर